चलिए एक और अपन क्या करते हैं, ये तो होमवर्क किया नहीं है किसी ने, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसको हम डिस्कस कर ही नहीं रहे, जब तक करोगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक नया न्यूमेरिकल करते हैं कुछ अच्छे तरीके से। हो सकता है ये आपको आता हो सकता है आता तो वो भी था बट करा नहीं, अपने क्या बोलते हैं उसको, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। एक और क्वेश्चन लिखें, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो सेल है वो है हमारा प्लेटिनम हाइड्रोजन, ये इस तरीके से HCl, और इसका आपको कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, डबल बार Ha, यानी कोई भी वीक एसिड है ये हमारा, इसके बारे में हमें दे रखा है 0.1 मोलर, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्लेटिनम H2, ठीक है, इज 0.118 वोल्ट। देन कैलकुलेट Ka ऑफ Ha। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। करिए सॉल्व। कितने लोग सेशन में है, फटाफट से यस 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 लिखें, या कितने लोग ऑनलाइन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग सेशन में है वो यस 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 लिख सकते हैं जल्दी सेशन में। ठीक है, ओके। तो इतने लोग, जितने लोग यस लिख रहे हैं, इतने में से कितने लोग हैं जिन्होंने होमवर्क किया था? आंसर क्या था अगर आपने होमवर्क किया था? आंसर क्या था अगर आपने होमवर्क किया है तो? चलिए आप ये वाला सवाल बनाइए, अगर आप बना पाएंगे ये वाला सवाल तो बनाइए। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, दिस वन दे रखा है आपको 0.118 वोल्ट, देन कैलकुलेट द Ka ऑफ सेल। आपको Ka सेल का कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करिए। नहीं बना, मैं जब इतनी देर से पूछ रहा हूं तो किसी के आंसर तो आ नहीं रहे कि उसने होमवर्क किया या नहीं किया है। मुझे पढ़ाना चाहिए आगे या आज सेशन एंड कर देना चाहिए यहीं पे तुम्हारी गलतियों के लिए? बोलिए। सेशन यहीं खत्म कर देते हैं, आज नहीं पढ़ाते क्योंकि पढ़ना तो वैसे भी नहीं है आपको। एक
छोटा सा सवाल दिया जाता है, वो भी आपसे सॉल्व नहीं होता। चलो सॉल्व नहीं होता, ट्राई भी नहीं करते हैं आप लोग। आप कोई रिप्लाई नहीं देगा, आप कुछ भी रिप्लाई नहीं आएंगे आपके पास। कोई फर्क नहीं पड़ता संजना बेटा, आप पीछे करके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं बता रहा, अब मैं केवल ये है, होमवर्क तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मेरा मन था कि आज मैं आपको, अगर होमवर्क करके आते, ट्राई करके आते तो मैं कराता, वरना मेरा तो मन नहीं है आज सेशन आपको पढ़ाने का, क्योंकि आप लोग खुद ही रेडी नहीं है पढ़ने के लिए। मैं पढ़ा दूं, मैं पढ़ के चला जाऊं, तो उससे फायदा क्या है? ये जो आप पैसे दे रहे हैं अवंती को, कम से कम कुछ तो फायदा लीजिए उसका। सब चीजें टीचर कर दें, आशीष सर मैथ कर दें, मैं केमिस्ट्री कर दूं, सौरभ सर के फिजिक्स कर दें, आप बस मौज काटें। आपको क्या करना है? आपको कुछ करना ही नहीं है। नहीं पढ़ना है तो बता दीजिए ना, मत आइए सेशन में। 4 बच्चे भी आएंगे कम से कम, ये तो होगा कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। भीड़ बढ़ाने आ जाएंगे, भीड़ बढ़ाने से क्या होगा? ई सेल दिया हुआ है इसका 0.118 वोल्ट, ठीक है। अगर अपन इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो कैसे लगेगी नस्ट इक्वेशन? कुछ इसका प्रेशर नहीं गिवन है, इसका भी प्रेशर गिवन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था? प्रेशर कितना लेना है? 1 atm प्रेशर लेना है। तो ये भी 1 atm प्रेशर हो गया, ये भी 1 atm प्रेशर हो गया। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे ई सेल का, तो ई सेल का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको बताया था? अगर आपका हाइड्रोजन का ही कैथोड हो और हाइड्रोजन का ही एनोड हो, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर किसी को याद हो तो। वो था 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ये लिखवाया था शायद सबको। pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, है ना? याद है किसी को? नहीं है? अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.118 इज इक्वल टू 0.059। ये आपके पास क्या हो जाएगा? पीएच ऑफ एनोड। अब पीएच ऑफ एनोड कैसे निकलेगा? आपकी HCl की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर -2। तो पीएच कितना हो जाएगा इसका? इसका पीएच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका क्या बनेगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये आ गया। तो पीएच ऑफ कैथोड हमारे पास आ जाएगा 4। क्या सही बात है? और H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पे कितनी आ जाएगी इसकी? H प्लस की कंसंट्रेशन पीएच से पता चल जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब मुझे H प्लस का एक फॉर्मूला पता है, H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा फॉर वीक एसिड। याद है किसी को? H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा होता है वीक एसिड के लिए। आयनिक पढ़ने को बोला है मैंने, 1000 बार बोल चुका हूं मैं इस बात को, है ना? तो ये आपका सी अल्फा है। तो क्या यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो?
दो तरीके हैं, काफी अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है, आप यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू सी की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू है नहीं पता, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। सही कह रहा हूं, 10⁻⁻3 आ जाएगा। ओके, तो अब हम के ए का फॉर्मूला लगाएंगे। के ए का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर। इसको आप फॉर्मूले को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें, सी की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा 10⁻⁻7। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस था, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो केस कौन सा था आपका, जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, सेम थे, मतलब सॉरी, आपके जो इलेक्ट्रोड थे वो आपके सेम थे। उस सेल को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट के अलग होने की वजह से इसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। अभी तक जो हम कर रहे थे वो आपके कौन से थे, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में बात करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, अच्छा कितने लोगों को सच में समझ, ये पिछला जो क्वेश्चन किया था वो समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया। आप लोग आज मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आज आप लोगों के पास मैसेज लिखने के लिए टाइम नहीं है, या फिर आप लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है टाइप करने में। इतने आलसी मत बनो यार, इतने आलसी बनोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। गजब आलसीपन चालो छाया हुआ है सब। आंसर आपका निकिता बेटा सेम आया था कि अलग आया था। 10.1 आया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे और कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो प्रोबेबली सेम हो सकती है। अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हमने ये किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है उनकी जो प्रेशर वैल्यू है वो सेम है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब भी हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो यहां पे आपके मेटल मेटल आयन के कोई भी इलेक्ट्रोड हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेटल मेटल आयन के इलेक्ट्रोड हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर पाते, यानी उनके सॉलिड होने से एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल आपको कौन से वाले देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके गैस आयन इलेक्ट्रोड होंगे, या जहां पे आपका प्रेशर डिफाइन करेंगे, आप अलग अलग टर्म डिफाइन करने वाले होंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब इसमें हम लिख लेते हैं, इन दिस सेल electrodes are at different concentration while electrolytes will be at same concentration। आई बात समझ?
तो यहाँ पे एक और टर्म लिख लो, नॉर्मली these are used for hydrogen electrode, या जिसको आप बोल सकते हो कौन सा, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए किसके लिए यूज होगा, या तो आपका ये आपके किसके लिए यूज होगा, गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए यूज होगा, है ना। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन प्रोबेबली सेम हो सकती है, बट आपका जो इलेक्ट्रोड है इनकी कंसंट्रेशन या इनके प्रेशर वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अपनी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ाइएगा ताकि चैप्टर हमारा जल्दी से कवर हो सके। पढ़ना तो आपने वैसे भी नहीं है, समझ में तो आपके वैसे ही नहीं आना है, तो कम से कम कागजों पे तो कम से कम जल्दी जल्दी भाग जाए हम। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, जिंदगी खफा खफा। और बेटा सब बढ़िया, सबके हालचाल? अच्छा बढ़िया नहीं है, हालचाल खराब है। जल्दी से एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन अपनी अपनी कॉपी में लिखो। अरे एग्जाम तो आते ही रहते हैं, एग्जाम का क्या है, एग्जाम कोई घर पे थोड़े ना बैठेंगे। आप नहीं पढ़ोगे इसका मतलब ये थोड़े ना है कि एग्जाम नहीं आएंगे, एग्जाम तो आएंगे। आप पढ़ते तो आपको एक ना, एक बार क्या हुआ कि नीट का एग्जाम था अभी, है ना। तो नीट के एग्जाम देने के बाद बच्चे निकल के आए मेरे पास आके, मतलब दो चार बच्चों ने फोन किया। उनमें से कुछ बोल रहे सर बहुत आसान पेपर आया था, कुछ ऐसे बोले सर पता ही नहीं चल रहा था क्या क्या पूछा उसमें। बट पेपर तो एक ही था, और उसमें किसी के लिए वो बहुत आसान था, किसी के लिए बहुत टफ था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तुम्हें क्या लगता है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? बोलो। पेपर एक ही था नीट का, सेम क्वेश्चंस थे। अच्छा, लॉजिक कुछ नहीं, पढ़ाई कम की होगी। देखो मेरे ना एक टीचर थे, वो हमेशा मुझसे कॉलेज में थे, प्रोफेसर थे, वो हमेशा यही कहते थे कि देखो दुनिया में ना कुछ भी टफ नहीं है, मतलब कुछ भी हार्ड पेपर नहीं होता, कुछ भी इजी पेपर नहीं होता। जब हम पढ़ के जाते हैं और हमारा पढ़ाया पढ़ा हुआ एग्जाम में आ जाता है तो हमें पेपर आसान लगता है, और जब हमारा पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आता तो हमें पेपर टफ लगता है। तो किसी भी पेपर का जो क्राइटेरिया है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एस्पिरेंट है या जो स्टूडेंट है वो कितनी तैयारी करके जा रहा है ना। अब दिमाग की बात आ जाती है कि सर सबका दिमाग क्या सेम होता है, सबका दिमाग अलग होता है। आपने उनका नाम सुना है, कालिदास का नाम सुना होगा, कालिदास का नाम सबने सुना है। पाणिनि का नाम सुना होगा, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था, उनका भी नाम सुना है ना, सुना तो होगा ही। मूढ़ बुद्धि थे, मूढ़ बुद्धि जानते, मूढ़ बुद्धि का मतलब होता है बेवकूफ, है ना, एकदम बर्बाद। लेकिन तुमको क्या लगता है कि वो बर्बाद थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें एक मैं बता दूं, ये जितना भी आप पढ़ रहे हो या जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या जितना आप ऑनलाइन स्टफ आप जितना भी गेन कर रहे हो, इसकी यूटिलिटी तभी है ना जब आप रिवीजन मारोगे इसका। आपने आज पढ़ा और आपने एक हफ्ते तक इसको छुआ नहीं, या आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, आपने अपने नोट्स कॉपी के पलट के नहीं देखे, तो मैं सच बता रहा हूँ आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के।
समझ रहे हो? आप लोगों का बड़ा एक्सक्यूज होता है ना कि सर आप तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हमें तो सारे पढ़ने होते हैं, हम कैसे करेंगे? तो जो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो भी ना वहीं से पढ़ के आया जहां से आप पढ़ के आ रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। उसने भी वही सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें भी पास हुआ, उसमें अच्छे नंबर लेके आया है ना, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचा है। तो ये सब चीजें देने का, एक्सक्यूजेस देने का अपना खेल छोड़ो। एक होमवर्क तो तुमसे होता नहीं है, सस्ता सा सवाल नहीं होता है। बात करते हो कि सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है। और दिस इज लास्ट टाइम, अगर मेरे को अगली बार से रिप्लाई नहीं आया होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं क्लास वहीं पे एंड कर दूंगा। आप अपनी इच्छा है, आप पढ़े या ना पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ठीक है, क्लास एंड हो जाएगी वहीं पे, क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ना नहीं है। अपनी 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 इम्पोर्टेंस तुम्हें तो समझ आ नहीं रही है, एग्जाम है या ये है वो है, करना कुछ है नहीं। 2 दिन में तुमसे एक न्यूमेरिकल नहीं हुआ, और जबकि न्यूमेरिकल में केवल पीएच कैलकुलेट करना था, और पीएच कैलकुलेट करने के लिए केवल आयनिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ने थे जाके, वो भी तुमसे नहीं हो पाए। इसका मतलब यह है कि तुम घर जाके कॉपी खोलते ही नहीं हो। सॉरी, घर तो रहते ही हो तुम, घर पे रहने के बाद, क्लास होने के बाद कॉपी नहीं खोलते एक भी बार। इस तरीके से पढ़ाई होगी तो भगवान जाने क्या होगा। किसी और को सेशन छोड़ के जाना है तो अभी जा सकता है। और मैंने अगर काउंटिंग करी, जो एक पर्टिकुलर मेरे दिमाग में अगर समझ में आ गया कि ये इंसान था और अब नहीं है, तो अगली क्लास से मैं उसको ऑलरेडी यहाँ से किक ऑफ कर दूंगा, भगा दूंगा यहाँ से। जैसे जाना है अभी जा सकता है, 5 मिनट है आपके पास, छोड़ के जाइए, जाइए। नहीं जाना है किसी को, जिसे जाना है वो चले जाओ, फिर बाद में मत कहना। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या आएगी? देखो, एनोड रिएक्शन लिखो। एनोड रिएक्शन आपकी क्या बनेगी? हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2H प्लस में, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, बाहर भाग जाएगा। ठीक है। कैथोड रिएक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो 2H प्लस जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आपका क्या बना देगा? आपका H2 बना देगा। द मेन रिएक्शन इज, आप अगर इसकी मेन रिएक्शन लिखेंगे, मुझे ये बताएं इस मेन रिएक्शन में क्या क्या कट कर सकते हैं अपन? मेन रिएक्शन लिखने के लिए क्या क्या चीजें हम हटा सकते हैं यहां से? एक तो इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए यहां से। और क्या हटा सकते हैं? क्या हम H प्लस हटा सकते हैं क्या? H प्लस की वैल्यू हटा सकते हैं क्या? H प्लस को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। पिछले जो आपका पिछला प्रीवियस वाला हमने केस किया था, उस केस में मैंने आपको बोला था कि हम H प्लस कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बट H2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन का दोनों का प्रेशर आपका सेम है, तो आप उसको कैंसिल आउट कर दो, बट कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में कंसंट्रेशन आपकी सेम है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, बट आपके हाइड्रोजन के प्रेशर जो है, क्योंकि ये इधर भी H2 इधर भी H2, ये दोनों आपके अलग अलग प्रेशर के, इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, है ना? समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ओवरऑल रिएक्शन आप इसकी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे H2 गैस, ये कौन सा वाला है, एनोड या कैथोड? ये आपका एनोड है। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? H2 गैस, ये वाला क्या है? कैथोड है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका ई नॉट सेल मैं आपसे पूछूं तो ई नॉट सेल कितना आएगा? इसका ई नॉट सेल आपको कितना मिलेगा?
ई नॉट सेल इसका मिलेगा 0। बहुत बढ़िया, ई नॉट सेल हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करने की बात करें जी, नस्ट इक्वेशन निकालेंगे, हमारा मन कर रहा है नस्ट इक्वेशन लिखने का, तो क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। बट ऊपर वाला जो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन है वो किसका है, कैथोड का। नीचे वाला जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वो किसका, एनोड का। ठीक है, वैल्यू पुट करें आप इसमें सबकी, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी इसका प्रेशर हमने कितना लिया हुआ कैथोड का P2 और इसका कितना लिया हुआ है P1। अब मुझे ये बताओ, ये सेल आपका अगर वर्किंग है, स्पॉन्टेनियस सेल है, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। अगर इस सेल को मैं वर्किंग या स्पॉन्टेनियस मानता हूं तो इसमें P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। ये दादा रिलेशन पूछा है, पता नहीं क्या बता देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ये जो बच्चे हैं ना, इनको जो आंसर देता है ना, मुझे मन करता है कि उनको अलग से पढ़ाया जाए, उनको बढ़िया प्यार से पढ़ाया जाए। जो आंसर नहीं देता है उस पर ये लगता है कि भाई क्यों ही हो आए हो इस समाज में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि हमें ई सेल को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और ई सेल पॉजिटिव कब बनेगा, जब आपका P1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा P2 से। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल रिएक्शन will be spontaneous when P1 is greater than P2। तो ये आप याद रखेंगे, एनोड का प्रेशर अगर आपके कैथोड के प्रेशर से ज्यादा होगा तो सेल हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहां तक। एक सवाल करिए जल्दी से, फटाफट से। कैलकुलेट ई सेल चलिए सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके बताइए। एक टॉपिक और डिस्कशन करेंगे तो बस उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा इसलिए लिटिल बिट फीवर मुझे, तो मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। एक यार, इतने ज्यादा वेरिएशन में आंसर कैसे आ सकता है, मतलब काफी वेरिएशन में लोगों के आंसर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, समझ नहीं पाए क्या सवाल को। आपको क्या है, कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस है क्या आपके पास, कंसंट्रेशन में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे ना। ई सेल का फॉर्मूला लगाओ,
क्या था, -0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग किसका ऊपर आता है प्रेशर, कैथोड का, और किसका प्रेशर नीचे आता है, एनोड का। यही तो लिखोगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.059 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या आ जाएगा log 2 माइनस log 10। तो log 2 की वैल्यू 0.3, log 10 की वैल्यू 1, तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा -0.059 अपॉन 2, ये आ जाएगा 0.3 माइनस 1। तो आगे आप सॉल्व कर लें इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू माइनस का 0.7, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आपका क्या हो जाएगा 7×21 0.21 वोल्ट आ जाएगा। सही है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक करते हैं हमारा थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या किस तरीके से इसका थर्मोडायनेमिक चेंज होता है, किस तरीके से इसका थर्मोडायनेमिक काम करता है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वर्क डन बाय द सेल। अब मुझे एक बात बताओ कि सिस्टम के ऊपर जब भी वर्क डन किया जाता है डेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा हूं डेट मींस कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा केमिस्ट्री में। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव। गुड, बहुत बढ़िया। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना तो हमें पता चल गया है। चलो इतना ही चाहिए था तुम्हें। वैसे यहाँ पे इसका कोई यूज करना नहीं है हमें, तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सेल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर आपको सबको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपने किया है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैं लिख देता हूं चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे चार्ज कैसे निकालेंगे। तो अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं हमारे पास। क्या होगा, मोल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें होंगे, मोल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम ये मान लेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह बात नहीं कर रहे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं कि टोटल आपका चार्ज कितना आएगा, ये डिपेंड करेगा मोल्स के ऊपर। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, किसी को याद है। लेट n फैराडे ऑफ चार्ज इज फॉलोइंग, सॉरी फॉलोइंग कह रहा हूं, यहाँ फ्लोइंग होगा, is flowing through the cell having potential difference E वोल्ट। अब देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से सुनना,
मैंने कहा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज, अगर आपको किसी को याद है 96500 कूलम। तो 1 मोल यानी 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, और जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एन फैराडे चार्ज है, यानी एन मोल्स हैं हमारे पास, एन मोल्स इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए चार्ज निकालेंगे तो एन फैराडे चार्ज आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैराडे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ई। आई होप दिस इज क्लियर। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन एफ ई बन जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन एफ ई। ठीक। और अगर आपसे कह रहा है कि वर्क डन मैक्सिमम कितना होगा, तो आपको पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल बोलते हैं। तो ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, ये मैक्सिमम जब होगी तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट। देखो 96487 या 486 ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बट हमें एग्जाम में इसको यूज करना नहीं होता फैराडे का, हमें 96500 ही यूज करना होता है एग्जाम में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एफ ई नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन एफ ई नॉट। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि हमें तो और भी काम करना है इसमें। यहां पे अब जो इसका सेकंड पॉइंट है उसको आप देखें, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। एक तो ये लिख लिया ना सबने, सबने लिख लिया होगा, उम्मीद तो यही है। अगला जो पॉइंट है वो आपका है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरे को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए तो डेल्टा जी की वैल्यू आपको कैसी चाहिए होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मेरे को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो डेल्टा जी मेरे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डेल्टा जी मेरे को क्या चाहिए, लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव वैल्यू चाहिए अगर मेरे को स्पॉन्टेनियस बनाना है। तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू, नेगेटिव वैल्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो माइनस ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई। तो हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई, ये आ जाएगा। बेटा गिफ्ट फ्री एनर्जी की बात अगर आपने पढ़ोगे तो आप ये समझोगे कि स्पॉन्टेनियस के लिए जो कंडीशन होती है डेल्टा जी की, वो लेस देन जीरो कंडीशन होती है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन जीरो होती है, और इक्विलिब्रियम के लिए जीरो होती है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, तो यहां से एक चीज समझ में आ जाएगी बेटा, अगर मेरे को सेल स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, और ई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तभी आपका क्या बनेगा, माइनस आएगा। और एक और बात याद रखना, यहां पे एन और एफ कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, एन और एफ कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। आपका क्या नेगेटिव हो सकता है, ई सेल नेगेटिव हो सकता है। तो ई सेल अगर आपका नेगेटिव हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई सेल की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव हुई तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। तो अगर मेरे को स्पॉन्टेनिटी बना के रखनी है, तो स्पॉन्टेनिटी बना के रखने के लिए मुझे ई सेल कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए ही होगा। क्या बात समझ में आ गई।
क्लियर है सब? एक बार पढ़ लो, समझ लो, फिर बताना कि सर समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है। अच्छा, NF क्यों नेगेटिव होगा? ये अमाउंट है कि चार्ज है? देखो बेटा, ध्यान रखना, F जो निकालते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब उसका मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव होता है, बट हम वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ नहीं रखते। ध्यान रखना इस बात को, जब भी आप वर्क डन करते हो ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ वैल्यू नहीं रखते वहां पे। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, डेल्टा आरजी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन की जो आपकी स्पॉन्टेनिटी है उसकी बात कर रहा है। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है उसकी बात कर रहा है डेल्टा आरजी। थर्मोडायनेमिक्स में आपको खूब मिलेगा ये सब पढ़ने को। ओके। डन। आगे बढ़े। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, सवाल। Fe solid, FeSO4 aqueous, AgNO3 aqueous, Ag solid। ये आपको सेल दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 0.01 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 10⁻³ मोलर, और आपको दिया हुआ है E0 Fe+2 Fe, ये दिया हुआ है 0.4, सॉरी ये दिया हुआ है -0.4 वोल्ट, और E0 Ag+Ag, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.8 वोल्ट। ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट कैलकुलेट वर्क डन मैक्सिमम, वर्क डन डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास 5 मिनट है, आराम से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तब तक मैं अभी आया।
हो गया सवाल डन। तो बाकी लोग छोड़ के चले गए क्या? वो भी रेस्ट पे चले गए, छुट्टी पे, कि सर गए हैं तो हम भी जाएंगे? हैं? चलो सॉल्व करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है एनोड और कैथोड की। तो आप सबसे पहले तो एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखो। एनोड क्या बनेगा, आयरन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आयरन +2 के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कैथोड रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो कैथोड रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका क्या बना देगा, Ag बना देगा। बट हमें जब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। बात सही कह रहा हूं? क्योंकि हमें क्या करनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे ऐसे इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन ये कटेगा, ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में बचेगा क्या, आयरन जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2Ag+ जो आपका एक्वस फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Fe+2 जो आपका एक्वस फॉर्म में होगा, और आपका Ag 2Ag ये आपका किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक काम करिए, मेरे को जल्दी से बताइए E0 सेल की वैल्यू किसकी कितनी आ रही है। E0 सेल की वैल्यू किसकी कितनी आ रही है, E0 सेल। तो E0 सेल आपका कितना आएगा, देखो आयरन के लिए हमें क्या दे रखा है, इसके लिए अगर मैं E0 OP लिखूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये आपका कितना दे रखा है, 0.4 वोल्ट। और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा RP, तो ये इसका कितना दे रखा है, 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ऐड करके हमारे पास कितनी आ जाएगी, आपके पास OP और RP दोनों को ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा 1.2 वोल्ट। क्या बात समझ में आ गई? E0 सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब एक एक करके हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप W मैक्सिमम निकालिए। अच्छा ई सेल भी तो रह गया, ई सेल भी तो निकालना है, ई सेल निकालो। ई सेल क्या हो जाएगा इसका, 1.2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, Fe+2 कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ। अब Fe+2 कंसंट्रेशन कितना गिवन है आपको, तो Fe+2 की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01 मोलर यानी 10⁻⁻²। यही तो दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, Fe+2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, Ag+ का स्क्वायर। बस यही ध्यान रखें और सॉल्व करें। तो ई सेल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.2 माइनस 0.059 यानी 0.03 लॉग 10⁻⁻², और Ag कितना दे रखा है आपको, 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, यहां तक आया समझ में, 10⁻⁻6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो यार, हम तो बैठे हुए हैं इसीलिए। तो ये आ गया 1.2 माइनस 0.03, ये आपका क्या बन जाएगा, 10⁻⁻4, सॉरी 10⁻+4। 10⁻+4 कितना होता है, 4 हो जाता है। तो 4 3 12, इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 माइनस 0 कितना आएगा, 12, और ये आपका सॉल्व करके आएगा 1.08 वोल्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, ई सेल हमारा आ रहा है 1.08, मेरा तो 1.08 आ रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं कितना आ रहा है।
आया सबका समझ में कि कैसे क्या हो गया यहाँ पे? ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 1.2 माइनस 0.03 log 10 to the power 4, ये बनेगा। हाँ ये सब गलतियां हो जाती हैं, मत करो। अच्छा अब इसके बाद अगर अपन बात करें, एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो डब्ल्यू मैक्स बताओ, वर्क डन मैक्स कितना आएगा? एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? 2। एफ की वैल्यू, एफ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ई की वैल्यू कितनी है आपकी? वर्क डन मैक्सिमम में ई नॉट लगेगा, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.2। तो ये आपका आ जाएगा 2.4 एफ, ये आ जाएगा वर्क डन 2.4 एफ जूल्स। बात समझ में आ गई? ये तो आपका एक हो गया यहाँ पे। अच्छा दूसरा, अगर आपसे कहे कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 2 इंटू एफ इंटू 1.08, तो ये कितना बनेगा? 2.16 फेराडे जूल। ठीक है। सी आपसे पूछ रहे डेल्टा जी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हाँ भाई आवाज आ गई सबको?
ओके, तो एक्चुअली ना क्या हो गया था, नेटवर्क पता नहीं अचानक से चला गया था। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। मैं आपसे कह रहा हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, के इक्विलिब्रियम निकालिए, कैसे निकालेंगे के इक्विलिब्रियम को। है भाई, तो के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब होगी तो ई सेल की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जरा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल की वैल्यू कितनी होगी। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 है तो आप क्या निकाल सकते हो, के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन ये लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, लॉग के इक्विलिब्रियम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अगर मेरे को के इक्विलिब्रियम निकालना है तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, ये आपका बनेगा। अगर केवल मेरे को के इक्विलिब्रियम निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा 10 टू दी पावर में, ये आएगा आपका एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, ये पावर में 10 की पावर में। तो अब हमारे पास तो सारा डेटा है रखा हुआ है, तो आपको केवल के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो निकाल दो के इक्विलिब्रियम 10, एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.2, तो आप इसकी जगह पे क्या रखेंगे 1.2, और 0.059 की जगह पे आप चाहें तो 0.06 रख दें। ठीक है, तो सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो करीब कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 40। तो 10 टू दी पावर 40 आ जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम। यार तुम लोग गलतियां पावर की मतलब डेसिमल की कैसे कर देते हो इतनी सारी। ठीक है आगे बढ़े। ओके, तो मैं आज एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं और कल प्रोबेबली मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिल्कुल एंड की तरफ ले जाएंगे, जहां पे केवल मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब बचा हुआ जो सेल है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और उसके बाद आपका केवल ये बचेगा टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल किस तरीके से होते हैं, जैसे फ्यूल सेल हो गया, सेकेंडरी बैटरी हो गई, लेड सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी हो गई ना, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बस 2 लेक्चर और हमें करने हैं, 2 लेक्चर करने के बाद ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन हमें पढ़ना है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 1 लेक्चर और करेंगे जिसमें हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितने लेक्चर अभी हैं, 3 लेक्चर हैं। 3 लेक्चर में आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा कि आप एक काम और करिएगा कि एनसीईआरटी की अपनी पिछली एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जिसे पिछला आपका इलेक्ट्रो पढ़ना है, कंडक्शन पढ़ना है, वो एक बार जाके रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, चलो आओ सवाल करते हैं। एक होमवर्क के लिए सवाल दे देता हूं। रिकॉर्डेड वीडियो तो होंगे शायद, अवंती ने अपडेट तो करे होंगे, आपको पता तो होगा ही, है ना, ये तो पता ही। चलिए सवाल ये है आपको दिया हुआ,
अभी मैं ये सारा पीडीएफ भी तुम्हें भेज ही देता हूँ, आज बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से भेजा नहीं है, भेज देते हैं सारा। तो ये आपको एक सेल दिया हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है ई नॉट Fe प्लस 2 इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है आपका m/10। इसके बारे में आपको दे रखा है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दे रखा है m/1000 और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 50%। ठीक है। H2 का प्रेशर आपको दे रखा है 10 atm। सही है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ई सेल डेल्टा जी नॉट के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर पाएंगे ना, इतना तो कर पाएंगे अब आप। ठीक है, चलिए तो ये होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा और करिएगा जरूर। और ये आप किसी को क्वेश्चन देखना था वो क्वेश्चन देख लीजिए। डन। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और आप अपना ध्यान रखें और अगली क्लास में जब आए तो होमवर्क करके आए। ये फालतू की नौटंकी करने की या नाटक करने की जरूरत नहीं है, है ना। उम्मीद तो यही रहेगी कि आप करके आएंगे, बाकी सब देखा जाएगा। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, ओके बाय, टेक केयर।